नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे होंगे। आरजीएस का उद्देश्य आपकी सफलता में हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास हो और वह प्रयास डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से आरजीएस दे रहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आगामी जो भी परीक्षा आने वाले हैं और उनमें करंट अफेयर की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए पिछले समय में जो भी घटनाएं या मुद्दे घटित होते हैं और उन सभी मुद्दों को एमसीक्यू एवं व्याख्या के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। साथ ही इस प्रोग्राम में स्टैटिक जीके को भी कवर किया जाता है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बनाते रहने हैं। इसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही उन लोगों तक भी शेयर करें जिन्हें इसकी अति आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की। और डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आज के लिए आपका पहला प्रश्न, 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आदेश किसने दिया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें से 26 से 28 लोग मारे गए और इस घटना के बाद जो है आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है और ऐसे में गृह मंत्रालय जो है मॉक ड्रिल टेस्ट कराना चाह रहा है। तो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 नागरिकों की मौत के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने एक्सरसाइज इंडस के तहत 2 दिन में 2 मिसाइल परीक्षण किए हैं। मौजूदा भू राजनीतिक हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए और जटिल खतरे सामने आए हैं जिनसे निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमले के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की और मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो वायु हमले की चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन रेडियो संचार लिंक को ब्रोकलू करना है यानी ब्रेक थ्रू करना है। ठीक है। नियंत्रण कक्ष और शैडो कंट्रोल रूम की कार्यक्षमता की जांच करना है, नागरिकों, छात्रों आदि को नागरिक सुरक्षा के पहलुओं पर प्रशिक्षण देना है ताकि वह किसी शत्रु हमले की स्थिति में अपनी रक्षा कर सकें। क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान करना है, महत्वपूर्ण संयंत्रों या स्थापनाओं को जल्दी छिपाने या कैमोफ्लाज की व्यवस्था करना, निकासी योजनाओं की तैयारियों और उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना। गांव स्तर तक यह अभ्यास किए जाने की योजना है। मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले कौन कौन से प्रतिभागी व विभाग हैं? तो इसकी बात करें तो जिला नियंत्रक और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इसमें भाग लेंगे, नागरिक सुरक्षा वार्डन और स्वयंसेवक इसमें भाग लेंगे, होम गार्ड्स जो सक्रिय और रिजर्व दोनों होते हैं वो दोनों भाग लेंगे, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर, एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन ये भी इनमें भाग लेंगे, कॉलेज और स्कूल के छात्र भी इसमें भाग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यूरोपियन रेड एडमिरल तितली भारत में पहली बार कहाँ देखी गई है? तो ये जैव विविधता के लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जा रहा है कि यूरोपियन रेड एडमिरल तितली जो देखी गई है तो वो धौलाधर में देखी गई है। और धौलाधर कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये धर्मशाला धौलाधर पर्वत श्रेणी में देखी गई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो धौलाधर में यूरोपियन रेड
एडमिरल तितली की पहचान पहली बार उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रजाति के नाम की बात करें तो यूरोपियन रेड एडमिरल यानी वेनेसा अटलनंटा। इसके स्थान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की धौलाधर पर्वत श्रृंखला धर्मशाला के पास देखी गई है। तारीख की बात करें तो 22 अप्रैल 2025 को सर्वेक्षण के दौरान देखी गई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 2500 मीटर पर स्थित थाथरना हिल में रिकॉर्ड की गई है। पहचानने वाला कौन है तो हिमालयी सासोनी विशेषज्ञ लव गर्ली सानी द्वारा इसे पहचाना गया है। हिमालय में तितलियों की कुल संख्या अब 440 हो गई है। पिछली रिकॉर्डिंग जो हुई थी दक्षिण एशिया में, पिछला रिकॉर्ड 1929 में बलूचिस्तान में और 2022 में पाकिस्तान में चित्राल में पुनः देखा गया था इस तितली को। साथ ही साथ चीन, मंगोलिया और अफगानिस्तान में भी अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्राकृतिक महत्व एवं पारिस्थितिक संबंधी विवरण की बात करें तो प्रवास की प्रवृत्ति, यह एक माइग्रेटरी यानी प्रवासी प्रजाति है जो आमतौर पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आवास में उपयुक्त जलवायु और पौधे की उपलब्धता इस प्रजाति के भारत आगमन का संभावित कारण हो सकता है। भारत की स्थानीय तितली यानी इंडियन रेड एडमिरल से मेल जोल होने के बावजूद यह प्रजाति देखने में थोड़ी अलग है। इसके गहरे लाल रंग में डिस्कल बैंड अधिक संकरे होते हैं। इसके अग्र पंखों में एक विशेष चिन्ह होता है जो भारतीय प्रजाति में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात बढ़ें तो भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है तो नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एमएसएमई मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसी में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना नामक जो है रिपोर्ट जारी की गई। भारत में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या बात किए गए हैं तो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को बताते चलें कि जो बजट था हमारा 2025-26 का, हमारा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2025-26 का, उसमें एमएसएमई की नई परिभाषा गठित की गई और जो टर्नओवर होता है उसके अनुसार जो है इसको गठित किया गया है और इन्वेस्टमेंट के आधार पर। तो एमएसएमईज 3 प्रकार के होते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेज, एक होता है स्मॉल इंटरप्राइजेज और एक होता है मीडियम इंटरप्राइजेज। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट होता था, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और टर्नओवर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता था। तो पहले जो था इसमें माइक्रो इंटरप्राइजेज में 1 करोड़ था, उसे बढ़ा करके 25 करोड़ कर दिया गया। 25 नहीं, 2.5 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर जो था पहले 5 करोड़ था, उसे 10 करोड़ कर दिया गया। फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज में जो इन्वेस्टमेंट था पहले 10 करोड़ था, मतलब 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसे स्मॉल इंटरप्राइजेज कहते थे, उसे 25 करोड़ कर दिया गया। जो टर्नओवर था वो पहले 50 करोड़ था और उसे बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया। जो मीडियम इंटरप्राइजेज था वो पहले इन्वेस्टमेंट उसमें 50 करोड़ था, उसे बढ़ा करके 125 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। जो टर्नओवर था 250 करोड़ था, उसे बढ़ा करके 500 करोड़ कर दिया गया। यानी टर्नओवर में मल्टीप्लाई इंटू 2 किया गया और इन्वेस्टमेंट में 2.5 किया गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये फार्मूला है, आप याद रखिएगा।
चलिए हम लोग व्याख्या को देखें प्रश्न के। तो रिपोर्ट जो है नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस यानी IFC के साथ मिलकर तैयार की है और रिपोर्ट में भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों यानी MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की गई है। इसमें इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र? तो वस्त्र निर्माण और परिधान यानी टेक्सटाइल और अपैरल, रासायनिक उत्पाद, केमिकल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। रिपोर्ट जो है MSMEs को ग्लोबल वैल्यू चेन में सम्मिलित करते हुए नीतिगत और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 से 2024 के बीच सूक्ष्म और लघु उद्यमियों द्वारा औपचारिक ऋण प्राप्त करने की दर 14% से बढ़ करके 20% हो गई है। तो यदि स्टेटमेंट में बन जाए कि सूक्ष्म और लघु उद्यमियों द्वारा औपचारिक ऋण प्राप्त करने की दर 14% से बढ़ करके 20% हो गई है, तो स्टेटमेंट राइट होगा। मध्यम उद्यमों के लिए यह दर 4% से 9% तक पहुंची है। MSME में प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक कौशल की कमी जो है यह रिपोर्ट दर्शाती है। अधिकांश MSME अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता सुधार और नवाचार में निवेश नहीं करते हैं। MSME की कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे बिजली आपूर्ति के मानक, डिजिटल इंटरनेट और उच्च लागत। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी सीमित होती है, तो ये कुछ बाधाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पुलित्जर पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह पुरस्कार 1927 में पहली बार जो है 1927 में प्रदान किया गया था, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। बताना क्या है आपको? तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो ये आपको बताते चलें कि इसकी स्थापना तो 1904 में की गई थी, लेकिन ये पहली बार 1927 में नहीं 1917 में दिया गया था। 1917 में, ठीक है, पहली बार प्रदान किया गया था। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो सही कथन बताना है, तो पहला कथन तो गलत हो गया, दूसरा कथन सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की गई है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2025 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। तो घोषणा किसने किया है? कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, ठीक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर विजेताओं की घोषणा करता है। और बता दें कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह 15 पत्रकारिता श्रेणियों में और 8 कला श्रेणियों में काम को मान्यता देता है। यह विशेष प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी देता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रमुख विजेताओं की बात करें तो सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रोपब्लिका, कविता सुराना, लिजी प्रेसर, कैनसंड्रा जरामिलो और स्टेसी क्रेनिड्स की तत्काल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारी को दिया गया है। खोजी रिपोर्टिंग के लिए राइटर्स का स्टाफ को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लेन वाल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को मिला है यह पुरस्कार। संपादकीय लेखन में ह्यूस्टन क्रॉनिकल के राज मांडक और शेरोन स्टीनमैन, लिसा फाल्केनबर्ग और हील बिंकोविट्स को ये पुरस्कार दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए डॉग मिल्स द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। फीचर फोटोग्राफी के लिए मोइसेस समन और योगदानकर्ता द न्यूयॉर्क को दिया गया है। टीका के लिए यानी जो टिप्पणी लिखते हैं सोमास अबू तोहा और योगदानकर्ता द न्यूयॉर्क को दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जोसेफ
पुलित्जर द्वारा की गई थी और यह समाचार पत्र के मालिक थे। इन्होंने 1904 में पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहन के रूप में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की थी। इन्होंने पुरस्कारों के प्रबंध के लिए पत्रकारिता संकाय को धनराशि दान की और पुरस्कार विजेताओं का चयन पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रथम पुरस्कार 1917 में प्रदान किया गया था। स्थापना 1904 में हुई थी, प्रथम पुरस्कार 1917 में किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। ठीक है, इसीलिए पुलित्जर पुरस्कार उन्हीं के नाम पर भी पड़ा है। चलिए, हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य राज्य में तेजी से घटते जल भंडारण की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण करना है। तो अभी क्या है दोस्तों कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है हरियाणा को जल आपूर्ति की सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और ऐसे में हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 ये प्रमुख रूप से उपयोगी हो जाता है। तो यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य राज्य के तेजी से घटते जल भंडारण की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण करना है। तो ये भी ऑप्शन सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब लोग बात करें हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 के बारे में। तो हाल ही में हरियाणा ने अपने गहराते भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म न केवल तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक है बल्कि राज्य के जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के 76% से अधिक प्रशासनिक ब्लॉक भूजल उपयोग के मामले में गंभीर या अत्यधिक शोषित श्रेणी में आते हैं। हरियाणा जल संसाधन एटलस 2025 के बारे में बात करें तो यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। इसे हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के तेजी से घटते जल भंडारण की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण करना है। यह एटलस नीति निर्माताओं को डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा। इससे किसानों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों, नागरिक समाज आदि को अपनी ज़रूरत के अनुसार जल संसाधनों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। यह जल संचयन, वैकल्पिक फसल प्रणाली और बुनियादी ढांचे के उन्नयन जैसी जल प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा। प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो वास्तविक समय पर त्वरित जानकारी उपलब्ध होगी। यह प्लेटफॉर्म भूजल स्तर, सतही जल निकाय और नहर प्रणाली, जलभृत पुनर्भरण क्षेत्र और फसल पैटर्न आदि की जानकारी प्रदान करता है। यह उपग्रह अवलोकन यानी GPS सर्वेक्षण, मौसम संबंधी आंकड़े, कृषि अभिलेख और प्रशासनिक स्रोतों से डेटा प्राप्त करेगा। इसमें HAR, SAC और CGWB, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, IMD आदि का तकनीकी योगदान शामिल है। तकनीकी पहलुओं के बारे में बात करें तो यह प्लेटफॉर्म AI सैटेलाइट इमेजिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और गूगल अर्थ इंजन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। डेटा अपडेट की दृष्टि से इसमें भूजल गहराई, मिट्टी की संरचना जैसे आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। हालांकि यह पूरी तरह से गतिशील यानी डायनेमिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन कुछ डेटा समय समय पर अपडेट होता रहेगा। चलिए बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो PM अजय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM अजय 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर सकते हैं। PM अजय योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी ये चर्चा में क्यों है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी PM अजय से धन के दुरुपयोग के लिए केरल के मुख्य सचिव के खिलाफ एक शिकायत भेजी है और इसीलिए चर्चा में आ जाता है। तो क्या ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है? तो यह जो है ऑप्शन हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह
100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। पीएम अजय योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो यह जो है, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं किया गया था, बल्कि इसे जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा पूछ रहा है, राइट आंसर कौन सा है? राइट ऑप्शन तो केवल एक सही है, इसलिए हम लोग ए को टिक मारेंगे। चलिए हम लोग आगे की बात करें। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के धन के दुरुपयोग के लिए केरल के मुख्य सचिव के खिलाफ एक शिकायत भेजी है, इसलिए चर्चा में है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में, यानी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जातियों यानी एससीज के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। यह योजना 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रित सहायता, ठीक है, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिला करके बनाई गई थी, यानी तीनों को इसी में शामिल कर दिया गया था। इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में गरीबी को कम करना, शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त धनराशि प्रदान कर सकते हैं। इस योजना में राज्यों को केंद्र से धन प्राप्त करने हेतु अपनी वार्षिक कार्य योजना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती है। यह विकेंद्रीकृत योजना निर्माण प्रक्रिया राज्य और जिला दोनों स्तरों पर परियोजनाओं को बनाने और अनुमोदित करने की अनुमति देती है। योजना के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो पीएम अजय का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो विभिन्न आय अर्जक योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। जिन गांवों में 50% या उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, वे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान के पात्र हैं। बता दें कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति परिवारों के चयन के लिए दिशा निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं पर आधारित है। योजना के घटक की बात करें तो आदर्श ग्राम विकास, यह घटक अनुसूचित जाति बहुल गाँव को आदर्श ग्राम यानी मॉडल विलेज में परिवर्तित करने पर केंद्रित है, जिसमें बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर किया जाता है। सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता, इसमें जिला और राज्य स्तर की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने पर केंद्रित होती है। छात्रावासों का निर्माण करना इसका प्रमुख घटक है। इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित सरकारों द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निगरानी और मूल्यांकन की बात करें तो यह योजना प्रशासनिक व्यय के लिए कुल धनराशि का 5% तक आवंटित करती है, जिसमें केंद्रीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास, तकनीकी सहायता के लिए संसाधनों को नियुक्त करना और सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना शामिल है। निष्कर्ष की बात करें तो पीएम अजय भारत में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और शैक्षिक सहायता पर केंद्रित करके सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो क्वांटम वैली टेक कितने क्यूबिक वाला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा, यानी क्वांटम वैली टेक पार्क में कितने क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। तो ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है और इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाना है और यह जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। इसमें 156 क्यूबिट्स की जो
क्षमता है उस क्षमता की क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो चर्चा में क्वांटम वैली टेक पार्क है और हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह पहल राज्य को क्वांटम अनुसंधान और नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। यह पार्क आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। इसका लक्ष्य टेक पार्क को IBM क्वांटम सिस्टम 2 इंस्टॉलेशन द्वारा संचालित करना है, जिसमें 156 क्यूबिट्स हेरान क्वांटम प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। 156 क्यूबिट्स क्वांटम सिस्टम के बारे में देख लें तो 156 क्यूबिट सिस्टम IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा विकसित किया गया है, जिसे हेरान R2 कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है? हेरान R2। हेरान R2 एक अगली पीढ़ी का क्वांटम प्रोसेसर है जो 156 क्यूबिट्स प्रदान करता है। 156 क्यूबिट्स पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं अधिक जटिल और विशाल गणनाएं करने में सक्षम है। यह क्वांटम प्रोसेसर शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम का हिस्सा भी है। इस सिस्टम के जरिए जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह क्वांटम सिमुलेशन, क्रिप्टोग्राफी, डेटा एनालिटिक्स और रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसी जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है। अब हम लोग अमरावती के बारे में देख लें, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनी है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक ग्रीनफील्ड शहर है, यानी इसे नया बसाया गया है। इसको आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की योजना 2014 से शुरू की गई थी। गौरतलब है कि 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके अलग राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। अमरावती एक प्राचीन शहर है जो अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह क्षेत्र सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी और एक प्रमुख बौद्ध स्थल के रूप में कार्य करता था। तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी? अमरावती थी। आप लोगों ने हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चलिए हम लोग बात करें अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। AI से लैस एप्लीकेशन और डिवाइस वस्तुओं को देख और पहचान सकते हैं और AI मानव भाषा को समझ सकते हैं, उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं और उसका चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडेड डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया है और यह AI पार्क सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, छात्रों और किसानों की सहायता करेगा। और AI जो होता है, इससे जो लैस एप्लीकेशन होते हैं और डिवाइस वस्तुओं को देख और पहचान सकते हैं। साथ ही साथ AI मानव भाषा को समझ सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो AI डेटा सेंटर पार्क हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडेड डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया। AI पार्क सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, छात्रों और किसानों की सहायता करेगा। AI पार्क के बारे में बात करें तो यह पार्क 13.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 2.7 हेक्टेयर का विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन शामिल है, जो विशेष रूप से AI सेवाओं के लिए समर्पित है। बता दें कि ये देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है 1000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ शुरू किया गया है, जो अगले 2 वर्षों में खर्च किया जाएगा। इस AI डेटा सेंटर पार्क का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संक्षिप्त रूप है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI वह तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को
मानव सीखने, समझाने, समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मकता और स्वायत्तता का अनुकरण करने में सक्षम बनाती है। एआई से लैस एप्लीकेशन डिवाइस वस्तुओं को देख और पहचान सकते हैं। वे मानव भाषा को समझ सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वे नई जानकारी और अनुभव को सीख सकते हैं। वे उपयोगकर्ताओं और विशेषज्ञों को विस्तृत सिफारिशें कर सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे मानव बुद्धि या हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व अस्थमा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह दिवस हर साल मई माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। तो ये क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको बताते चले कि जो विश्व अस्थमा दिवस है वो हर साल मई माह के पहले सोमवार को नहीं, बल्कि मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इसलिए 7 तारीख को जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा और इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी जीना द्वारा किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल 2। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लें। तो व्याख्या की बात करें तो हालिया खबरों के अनुसार विश्व अस्थमा दिवस इस वर्ष 6 मई को मनाया गया। 6 मई को मनाया गया चूँकि आज 7 तारीख है। तो बता दें कि यह दिवस हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी जीना द्वारा किया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो ये थीम आप याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अस्थमा के रोगियों को आवश्यक इनहेल्ड उपचारों तक समान और सुलभ पहुंच प्राप्त हो, ताकि अस्थमा से होने वाली मृत्यु दर और विकलांगता को कम किया जा सके। यह एक फेफड़ों की पुरानी बीमारी है जिसमें वायु मार्ग संकीर्ण और सूज जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह बीमारी 260 मिलियन से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है और दुनिया भर में हर साल 4,50,000 से ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। अस्थमा के लक्षण की बात करें तो घरघराहट यानी सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में तकलीफ या सांस फूलना, खांसी आती है खासकर रात में या सुबह के समय, सीने में जकड़न बना रहता है, सीने में दबाव या भारीपन बना रहता है। अस्थमा के कारण की बात करें तो एलर्जी प्रमुख कारण होता है, जैसे पराग, धूल के कण, जानवरों की रूसी और फफूंद आदि इसमें शामिल होते हैं। धूल कण जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, PM 2.5 और PM 10 ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, अस्थमा के बारे में बात करें तो संक्रमण कैसे होता है? तो सर्दी जुकाम या अन्य श्वसन तंत्र संक्रमण का कारण होते हैं। धूम्रपान भी ये एक प्रमुख कारण होता है। तंबाकू का धुआं, पर्यावरण यानी ठंडी हवा, प्रदूषण या कुछ रासायनिक पदार्थ भी हानिकारक होते हैं। आनुवंशिकता की बात करें तो परिवार में अस्थमा का इतिहास हो वो भी अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। अस्थमा को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? तो अस्थमा के ट्रिगर्स जैसे धूल, धुआं, ठंडी हवा और प्रदूषण से बचें। स्मोकिंग और वायु प्रदूषण से दूर रहें। टीकाकरण जैसे फ्लू और निमोनिया से बचाव के लिए समय पर टीके लगवाएं। अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित रखने के लिए नियमित रूप से इनहेल्ड दवाओं का उपयोग करें। गीना की बात कर लें तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी गीना की? 1993 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं और श्वसन विशेषज्ञों के साथ मिलकर के कार्य करता है। इसका उद्देश्य जो है अस्थमा के इलाज और प्रबंधन में सुधार करना और दुनिया भर में अस्थमा के रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और ये रहा आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और इन्हीं सब
बातों के साथ उम्मीद करते हैं आपको डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम आज का सेशन पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है। तो आप लोग इसे मिस ना किया कीजिए, डेली इसके साथ जुड़ा कीजिए और साथ ही साथ अपने जो स्टैटिक नोट्स हैं उसमें करंट के मुद्दे को ऐड किया कीजिए। इसके शॉर्ट नोट्स अलग से बना लिया कीजिए और आने वाले समय में हम आपके लिए और भी बेहतर कुछ करेंगे और इसके लिए बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।